Hello students, we were talking about scope of social psychology in the last video. So in continuation with that, we had discussed certain points like dynamics of communication या संवाद की गतिशीलता हमने डिस्कस कर लिया था. Now we'll be discussing another point which is motivation, perception and teaching learning processes. So इसका हिंदी में अनुवाद है प्रेरणा, प्रत्यक्षीकरण तथा सीखने सिखाने की प्रक्रिया. ये भी सोशल साइकोलॉजी में आता है कि जन्म के समय से ही बच्चे को अपना जीवन चलाने के लिए कुछ एक आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि हंगर है, थर्स्ट है, सिक्योरिटी है, ये सब चीज़ें चाहिए होती, भूख है, प्यास है, सुरक्षा है, इससे संबंधित आवश्यकताएं जो होती हैं वो बच्चे में जन्म से ही विद्यमान होती हैं. और ये जो हैं ये प्रेरणाओं का काम करती हैं. ये सब जो आवश्यकताएं होती हैं ये प्रेरणाओं का काम करती हैं और उसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे एक्शंस, बहुत सारे बिहेवियर जो है वो बच्चा सीखता है और बच्चा करता है. तो इसका स्टडी कि किस तरह से ये जो प्रेरणाएं होती हैं या जो आवश्यकताएं होती हैं ये किस तरह से विभिन्न व्यवहारों को प्रेरित करती हैं. फिर किस तरह से परसेप्शन होती है, हम समाज में दूसरे लोगों को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो क्या नज़रिया होता है, तो उसकी स्टडी. एंड देन किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को विभिन्न सामाजिक व्यवहार जो है सिखाने में मदद करता है और किस तरह से एक बच्चा या व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को अनुकरण करके, इमिटेट करके सीखता है. तो इस तरह की प्रक्रियाएं भी सोशल साइकोलॉजी की विषय वस्तु है. देन एटीट्यूड्स एंड प्रेजुडिसेस, अभिवृत्ति तथा पक्षपात या पूर्वाग्रह जो है वो भी सोशल साइकोलॉजी की विषय वस्तु है. यानी कि जो व्यक्ति होता है वो विभिन्न अभिवृत्तियाँ जो है वो एक्वायर करता है या बहुत विभिन्न अभिवृत्तियों की उसके अंदर विकास होता है. अभिवृत्तियाँ क्या होती हैं, एटीट्यूड्स क्या होते हैं कि जो हम एक हमारा सेट तरीका होता है किसी चीज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया करने का, उनको एटीट्यूड्स कहते हैं. कुछ चीज़ों के लिए हमारी लाइकिंग होती है, कुछ के लिए डिसलाइकिंग होती है और ये एटीट्यूड जो हैं ये धीरे धीरे विकसित होते हैं व्यक्ति के जीवन में. तो एटीट्यूड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनको चेंज किया जा सकता है इत्यादि. उसी तरीके से प्रेजुडिसेस या पूर्वाग्रह जो होते हैं वो बिना किसी ठोस जानकारी के जो हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं वो उनको पूर्वाग्रह कहते हैं. तो किस तरह से पूर्वाग्रह जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं और किस तरह से उन पूर्वाग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है इत्यादि, ये सारी चीज़ें भी सोशल साइकोलॉजी की विषय वस्तु है. इसके अलावा सोशल पैथोलॉजी या जिसको सामाजिक व्याधिकी हम कहेंगे. सामाजिक व्याधिकी यानी कि समाज में कई तरह की बुराइयां हैं, कई तरह के रोग हैं जिनको हम कह सकते हैं, जिनका अध्ययन सोशल साइकोलॉजी में किया जा सकता है, जैसे किया जाता है. जैसे कि कई विभिन्न प्रकार के अपराध हैं या बच्चों द्वारा किए जाने वाले अपराध हैं या बच्चों के प्रति किए जाने वाले अपराध हैं. फिर परिवारों का विघटन है, परिवार बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं. विभिन्न समूह जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या प्रतिद्वंद्विता करते हैं ना. उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर उद्योगों में भी संघर्ष होता है आपस में. विभिन्न लोग जो है अलग अलग अपने दल बना लेते हैं और वहाँ पर उनका खींचातानी, लड़ाई झगड़ा चला रहता है. तो इस तरह से ये कुछ एक समस्याएं हैं सामाजिक जो सोशल पैथोलॉजी कहलाती है. उसके अलावा भिक्षावृत्ति है ना, युद्ध हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामाजिक व्याधि की कहलाती हैं या सामाजिक विकृतियाँ कहलाती हैं. और कई तरह की असमानताएं जो हैं समाज में, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्गों के नाम पे, तो वो सारी चीज़ें भी एक दूसरे का शत्रु बनाती हैं, संघर्ष उत्पन्न करती हैं समाज में. तो इन सब चीज़ों की स्टडी भी इसमें शामिल है सोशल साइकोलॉजी में. देन नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. सोशल साइकोलॉजी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित जो है वो भी अध्ययन किया जाता है कि जो भी राष्ट्र में कोई दल पावर में है
वो क्यों है, सत्ता में है क्यों है, और उसके क्या ऐसे खास गुण हैं जिसकी वजह से वो सत्ता में है, और दूसरे राजनीतिक दल जो हैं वो प्रभुत्व जो है क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, वो भी इसमें स्टडी किया जाता है। दलों का विकास किस प्रकार होता है ना, और किस तरह से कोई दल जो है वो राष्ट्र के जीवन और व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। विभिन्न राजनीतिक दलों की संरचना किस तरह से है, किस तरह से उनका संगठन है, किस तरह से उनकी कार्यप्रणाली है। तो इस तरह की चीज़ें स्टडी की जाती हैं, और साथ साथ विश्व में किस तरह के राष्ट्र हैं जो प्रभुत्वशाली हैं, जो पावरफुल हैं, और क्यों हैं, इसके क्या कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो तनाव हैं उनकी उत्पत्ति और विकास किस प्रकार से होता है, हाउ द इंटरनेशनल टेंशंस ओरिजिनेट एंड डेवलप, हाउ दे कैन बी हैंडल्ड, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तनावों को दूर किया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसका विषय वस्तु होती है सोशल साइकोलॉजी का। देन इंटरपर्सनल अट्रैक्शन या अंतर्वैयक्तिक आकर्षण, समाज के जो लोग होते हैं वो आपस में एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और नापसंद भी करते हैं, तो इस तरह से वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित भी होते हैं और विकर्षित भी होते हैं। तो और ये जो होता है ये म्यूचुअल होता है आकर्षण। अगर एक व्यक्ति दूसरे को पसंद कर रहा है तो कहीं ना कहीं दूसरा व्यक्ति भी उसको पसंद करता ही है। और ये सारा अध्ययन कि आकर्षण क्यों होता है समाज में, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता, किन लोगों के बीच में होता है, कौन कौन से तत्व हैं जो आकर्षण अंतर्व्यक्तिक आकर्षण को प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से ये प्रक्रिया घटित होती है, किस तरह से आकर्षण की व्याख्या की जा सकती है, कितने प्रकार का होता है अंतर्व्यक्तिक आकर्षण, इत्यादि इत्यादि, ये सारा भी इसमें स्टडी किया जाता है। देन सोशल इन्फ्लुएंस या सामाजिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव से संबंधित समस्याओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है सोशल साइकोलॉजी में। सामाजिक प्रभाव ये है कि जो व्यवहार हम समाज की दबाव के कारण या इन्फ्लुएंस के कारण या प्रभाव के कारण करते हैं, उनको वो सोशल इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं। मुख्यतः ये विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सोशल कन्फर्मिटी है या अनुरूपता जिसको कहते हैं। मतलब हम कोई बात से हम सहमत नहीं भी हैं, फिर भी हम उस तरफ अपना व्यवहार कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं हम भी वैसे ही करें, तभी हमारा उस समाज में या किसी समूह में एक्सेप्टेंस होगी, या तभी हमें मान्यता प्राप्त होगी। तो उस तरह के व्यवहार जो है सोशल कन्फर्मिटी कहलाते हैं। देन सोशल ओबीडियंस है, सामाजिक आज्ञाकारिता है, ये भी सोशल इन्फ्लुएंस है कि जो हमें कुछ आदेश होते हैं, जो चाहे वो लॉज के हों या हमारे कोई हमसे जो ज़्यादा पावरफुल पोजीशन पे हैं समाज में लोग, उनके द्वारा दिए गए निर्देश हों या आदेश हों, वो हमें मानने पड़ते हैं, तो वो हो गया सोशल ओबीडियंस। उस तरीके की चीज़ें उनको स्टडी करना कि ये कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सामाजिक प्रभाव, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लोगों को समाज के साथ चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि लोग समाज से जुड़े रहें, समाज के नियमों का पालन करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी सोशल साइकोलॉजी की विषय वस्तु है। देन अग्रेशन एंड वायलेंस, आक्रामकता तथा हिंसा, विश्व में आक्रामकता संबंधी व्यवहार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और कैसे आक्रामकता जो है वो उत्पन्न होती है, कैसे घटित होती है, कौन कौन से कारक आक्रामकता और हिंसा को बढ़ाते हैं, कैसे इनको कम किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, इन सब चीज़ों का अध्ययन भी सोशल साइकोलॉजी में किया जाता है। देन परोपकारिता या ऑल्ट्रुइज्म जिसको कहते हैं, समाज के अस्तित्व के लिए परोपकारिता का गुण बहुत आवश्यक है। इसी के आधार पर समाज में एक दूसरे के साथ लोग मिलजुल कर रहते हैं और दीन दुखियों की सहायता करते हैं। परोपकारिता के आधार पर समाज में सुख और शांति लाई जा सकती है। परोपकारिता होती है बिना अपने स्वार्थों को देखे दूसरे का भला करने की जो भावना होती है, उसको कहते हैं परोपकारिता। तो परोपकारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है समाज में, और कौन लोग ज़्यादा परोपकारी होते हैं, और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे परोपकारिता उत्पन्न होती है, या
क्यों कुछ लोगों में परोपकारिता की भावना ज़्यादा होती है और औरों में नहीं होती या कम होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी समाज मनोविज्ञान का क्षेत्र है। तो ये कुछ एक मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर समाज मनोविज्ञान की भूमिका है, और जहाँ जहाँ पर भी हमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आकर काम करना होता है, व्यवहार करना होता है, वहाँ पर सोशल साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस और महत्व जो है वो हमेशा बना रहता है। तो इस तरह से स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोग इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। बाकी आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे।